शुरू। नमस्कार। टुडे माय लेक्चर्स पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। There are same subjects and same topic, LLB 3-year first semesters and LLB honors third semester. पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ये आपका 7वां पेपर है एंड यूनिट फर्स्ट में अगर यूनिट फर्स्ट जो सिलेबस है आपका वो डेफिनेशन एंड नेचर एंड जनरल एंड रीजनल रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो आई एम डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल। तो यूनिट फर्स्ट से अगर देखा जाए तो जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है कि डिस्कस द वेरियस सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज लेस डाउन इन आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। Which of these sources is considered most important and why? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्टैट्यूट्स का अनुच्छेद 38 में प्रतिपादित अंतर्राष्ट्रीय विधि के विभिन्न स्रोतों की विवेचना कीजिए। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन है और क्यों? व्याख्या कीजिए। इस टॉपिक से जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फर्स्ट के बाद, वो ये है कि डिफाइन इंटरनेशनल लॉ एंड डिस्कस इट्स नेचर। डिफाइन इंटरनेशनल लॉ एंड डिस्कस इट्स नेचर। इसके अलावा तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग, इसमें वो ये है जो थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल। ये तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक या जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, नेचर sources, discuss the various sources of international law. Discuss the various sources of international law as laid down in Article 38 of the Statutes of International Court of Justice. Which of these sources is considered most important and why? यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्टैट्यूट्स के अनुच्छेद 38 में प्रतिपादित अंतर्राष्ट्रीय विधि के विभिन्न स्रोतों की विवेचना कीजिए। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन है और क्यों? इसकी व्याख्या कीजिए। तो आइए आज हम इसी क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के वेरियस सोर्सेस क्या हैं, इसके डिफरेंट सोर्सेस क्या हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्वेश्चन से जो है कभी कभी वैलिड सोर्सेस को पूछता है।
यानी इंटरनेशनल लॉ के वैलिड सोर्सेस कौन से हैं, और दूसरी चीज़ कि वेरियस सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये तो हो गया आपका दूसरे टॉपिक से। लेकिन जो पहला टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है, अगर देखा जाए, जो आपका क्वेश्चन पहला है, यानी टॉपिक जो आपका पहला है कि डिफाइन इंटरनेशनल लॉ, यानी कि डिफिनेशन एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो डिफाइन इंटरनेशनल लॉ एंड डिस्कस इट्स नेचर। तो आइए आज हम नेचर, डिफिनीशन एंड नेचर पर ही इसको फोकस करें। तो पहला है द टर्म इंटरनेशनल लॉ वाज कॉइन्ड बाय बेंथम, यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द का प्रयोग पहली बार बेंथम ने अपने टेक्स्ट बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन नामक बुक में किया था। इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ टू वर्ड्स, इंटरनेशनल प्लस लॉ। इंटरनेशनल लॉ विच मीन्स ए लॉ which is applicable to relationship of the state of the world. Thus, in simple words, international law defined as a system regulating the right and duties of state with one another. Since international law has been a matter of evolutions, that is way the area, operation and subject matter of its study has been winding with the passage of therefore the definition of international law, which was considered appropriate at one became inadequate at another time. In order to understand the present day definitive international law, we can divide the period of evolution of international law in the following three stages. First stage, in the period international law was considered to be primarily consistent with the relation of state among themselves, according to Professor Oppenheim. According to Professor Oppenheim, law of nation. According Professor Oppenheim, law of nation or international law is the name of body. Is the name of body of customary and conventions rule which are considered legally binding by civilized state. Legally binding by civilized states in their intercourse with each other. According to according to J.L. Bradley, इट इज़ ए बॉडी ऑफ रूल, यानी ब्रैडली के अनुसार इट इज़ ए बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन विच आर बाइंडिंग अपॉन सिविलाइज्ड स्टेट्स इन देयर रिलेशन विथ ईच अदर। सेकेंड स्टेज, ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज अकॉर्डिंग टू स्वाजर बर्जर, यानी स्वाजर बर्जर जो है वो इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन करता है, इंटरनेशनल लॉ की परिभाषा देता है, जो कि इसका सेकेंड स्टेज। पहले स्टेज पर आपने प्रोफेसर ओपेनहाइम, J.L. ब्रैडली, इनकी परिभाषा है, और
सेकेंड स्टेज पर स्वादरबर्जन ने इसको परिभाषित किया है। तो आइए, अकॉर्डिंग टू स्वादरबर्जन, इंटरनेशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ लीगल रूल, यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ is a body of legal rules which apply between sovereign state and such entities as have been granted international personality. तो यहाँ पर आपने 3 लोगों को डिफिनेशन देखा, प्रोफेसर ओपेनहाइम को, जे.एल. ब्रायली का और स्वादरबर्जन को। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड लास्ट थर्ड स्टेज। दिस स्टेज deals with that definition of international law which applies to modern age after the Second World War individual which were so far excluded from the field of international law come to be the part of its subject's matter. Next, nature of international law, यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति, इसका नेचर कैसा है, यह किस स्वभाव का है, इसकी प्रकृति क्या है। द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ मीन्स वेदर इंटरनेशनल लॉ इज ए लॉ इन ट्रू सेंस और नॉट, मतलब क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में यह विधि है कि नहीं है। इन अदर टर्म, वेदर इंटरनेशनल लॉ इज ए लॉ सिमिलर टू म्युनिसिपल लॉ, यानी क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि म्युनिसिपल लॉ के जैसी है, एज ए स्टेट लॉ, एज ए म्युनिसिपल लॉ। इट्स ए डिस्प्यूटेड क्वेश्चन अमॉन्ग ज्यूरिस्ट, यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या वास्तव में विधि है, क्या वो वैसे ही विधि है जैसे म्युनिसिपल लॉ है और स्टेट लॉ है। इस बात को लेकर के विद्वानों में बहुत मतभेद है, बहुत डिस्प्यूट है। दूसरी चीज, वन ग्रुप ऑफ ज्यूरिस्ट से दैट इट इज ए लॉ इन ट्रू सेंस, द अदर ग्रुप ऑफ ज्यूरिस्ट से दैट इट इज ए नॉट ए लॉ इन ए ट्रू सेंस, यानी इसमें दो समुदाय के लोग हैं, दो ग्रुप के लोग हैं, दो ग्रुप है। एक ग्रुप ये कहता है कि नहीं, इंटरनेशनल लॉ इज ए नॉट ए लॉ, यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि कोई विधि नहीं है। और दूसरा ग्रुप है जो ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज ए ट्रू लॉ, एक एक्चुअल लॉ है और एज ए स्टेट लॉ, और वो वैसे ही लॉ है जैसे स्टेट लॉ। यानी दूसरा ग्रुप कहता है कि वो इंटरनेशनल लॉ को सपोर्ट करता है, और पहला ग्रुप जो है वो इंटरनेशनल लॉ को क्रिटिसाइज करता है, वो कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज ए नॉट ए लॉ, एंड सेकेंड ग्रुप कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज ए एक्चुअल में ये रियल लॉ है, इट इज़ ए ट्रू लॉ। तो आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ इंटरनेशनल लॉ नॉट ए लॉ इन ट्रू सेंस, यानी पहला जो हेडिंग है बेटा, हम उस पर डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ कोई लॉ नहीं है, यह कोई सच्ची विधि नहीं है। इसके सपोर्टर हैं, यानी ये जो विचारधारा है जो इंटरनेशनल लॉ को क्रिटिसाइज करती है, उसकी आलोचना करती है, उसके जो सपोर्टर हैं, जो ज्यूरिस्ट हैं, उनका एक ग्रुप है जिसमें आते हैं आपके हॉब्स, वुफेनड्रॉफ, ऑस्टिन, हॉलैंड, जेरेमी बेंथम एंड जेथ्रो ब्राउन। ये उन ज्यूरिस्टों का, उन फिलोसफरों का ग्रुप है जो इंटरनेशनल लॉ को नॉट ए लॉ, आई मीन उसे लॉ नहीं मानते हैं। जिसमें एक बार आपने देखा कि हॉब्स, वुफेनड्रॉफ, ऑस्टिन, हॉलैंड, जेरेमी बेंथम, जेथ्रो ब्राउन,
This group of jurists say that law in command of sovereign, यानी ये ग्रुप के लोग कहते हैं कि विधि जो होता है वो संप्रभु का समादेश है. I mean law in a command of sovereign enforced by a superior political authority. यानी विधि संप्रभु का आदेश है जो कि एक संप्रभु राजनीतिक संस्था के द्वारा जो है किया जाता है. According to Austin, in the enforcement of law, sanction has great importance. यानी ऑस्टिन कहता है कि सैंक्शन जो होता है, जो शास्ति होती है, वो लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो यहाँ तक कहता है कि विदाउट सैंक्शन लॉ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. यानी विदाउट पनिशमेंट, बिना दंड के विधि का कोई अस्तित्व नहीं है. यानी अकॉर्डिंग ऑस्टिन, in the enforcement of law, sanction has great importance. People obey the law because have a kind of fear that in case of violation they could be punished. यानी सुपीरियर अथॉरिटी के थ्रू जो है अगर उसके कमांड का वायलेशन हुआ तो जो सॉवरेन पर्सन है उसको जो है पनिशमेंट दिया जाएगा. तो नाउ logic. Thus, according to Austin, law basically has 3 elements. Sorry, अभी हम लोग इसको आर्गूमेंट नहीं करके उसको लॉजिक ना करके कि ऑस्टिन ये कहता है कि लॉ में 3 एलिमेंट्स होने चाहिए. अकॉर्डिंग ऑस्टिन कि विधि में 3 तत्व होने चाहिए, 3 एलिमेंट्स होने चाहिए. इट्स काइंड्स ऑफ कमांड. फर्स्ट, इट इज़ ए काइंड्स ऑफ कमांड. दूसरा है Second, it is given by any political sovereign authority. और तीसरा है it is enforced by the sanction. यानी 3 एलिमेंट्स होने चाहिए. जैसा कि ऑस्टिन कहता है कि लॉ में 3 एलिमेंट्स होने चाहिए. पहला कॉमन सेंस के पहला कमांड होना चाहिए. दूसरा जो है वो पॉलिटिकल सॉवरेन होना चाहिए. और तीसरा जो है वो सैंक्शन होना चाहिए. यानी आदेश हो, शास्ति हो और संप्रभु हो. अब ये जो ग्रुप है जो इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं मानते, जैसे कि हॉब्स, पुफेंड्रॉफ, ऑस्टिन, हॉलैंड, जेरमी बेंथम, जेथ्रो ब्राउन, ये लोग आर्गूमेंट करते हैं. दिस ग्रुप ऑफ जूरिस्ट गिवन दिस आर्गूमेंट इन सपोर्ट ऑफ देयर ओपिनियंस as international law is not a law in true sense. First, पहला logic. In municipal law there exists a superior political authority which compel peoples to obey the law, but such political authority is not present in international law. यानी ये लोग कहते हैं कि जो स्टेट लॉ होता है, जो म्यूनसिपल लॉ होता है, म्यूनसिपल लॉ को सुपीरियर अथॉरिटी के थ्रू मेक किया जाता है, बनाया जाता है. जबकि इंटरनेशनल लॉ को किसी भी सुपीरियर अथॉरिटी के थ्रू नहीं बनाया जाता. ये पहला ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं. दूसरा है इंटरनेशनल लॉ लैक एनी लेजिस्लेटिव मशीनरी. यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि को किसी लेजिस्लेटिव मशीनरी के द्वारा, किसी लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा जो है इसको नहीं बनाया गया, इसको मैक नहीं किया गया है. और तीसरा है इंटरनेशनल लॉ लैक सैंक्शन. यानी इंटरनेशनल लॉ में सैंक्शन नहीं है, पनिशमेंट नहीं है, दंड का प्रोविज़न नहीं है. और चौथा है कि इंटरनेशनल लॉ डज नॉट हैव एनी एग्जीक्यूटिव पावर विच कुड एग्जीक्यूट द डिसीजन ऑफ ICJ, मीन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. यानी ऐसे कोई मशीनरी नहीं है, ऐसा कोई फोर्स नहीं है, ऐसा कोई बल नहीं है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीज़न को इन्फोर्स करा सके, इम्प्लीमेंट करा सके. पांचवा है इंटरनेशनल लॉ लैक एनी कॉम्पिटेंट जुडिशरी. यानी इंटरनेशनल लॉ में कॉम्पिटेंट जुडिशरी नहीं है जो स्टेट के डिस्प्यूट को सेटलमेंट कर सके. ऐसा इंटरनेशनल लॉ में कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है. क्रिटिसिज्म, आलोचना. The basis of the argument is that definition of law which say
that the law is command of sovereign enforced by a superior political authority. According to Oppenheim, law includes these three elements. पहला बॉडी ऑफ रूल, एक कम्युनिटी, और तीसरा है कॉमन कंसेंट ऑफ कम्युनिटी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ दिस रूल बाय एक्सटर्नल पावर. इसके अलावा दिस एलिमेंट्स ऑफ लॉ इज मोर और लेस प्रेजेंट इन इंटरनेशनल लॉ, देयरफॉर द एबव आर्गुमेंट आर नॉट करेक्ट. ये तो पहला ग्रुप कहता है जो इंटरनेशनल लॉ को क्रिटिसाइज करता है. अब दूसरे ग्रुप में आइए. आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज ए लॉ इन ट्रू सेंस. दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है और वो वैसा ही विधि है जैसा कि म्यूनिसिपल लॉ है, जैसा कि स्टेट लॉ है. अब इस ग्रुप के जो सपोर्टर हैं वो हैं स्टार्क, ओपेनहाइम, एडवर्ड कॉलिंस, एच.एल.ए. हार्ट और ब्रायरली. ये लोग इंटरनेशनल लॉ के सपोर्टर हैं. तो टुडे इंटरनेशनल लॉ इज ए डेवलप्ड स्टडी ऑफ लॉ. मोस्ट ऑफ द जूरिस्ट कंसिडर इंटरनेशनल लॉ एज ए लॉ इन ट्रू सेंस. आर्गुमेंट ऑफ द जूरिस्ट which regard international law as a law in true sense may be summed up as follow. यानी ये लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक्चुअल में लॉ है और वो वैसा ही लॉ है जैसा कि म्यूनिसिपल लॉ, जैसा कि स्टेट लॉ, वो सारे एलिमेंट्स को फॉलो करता है जैसा कि स्टेट लॉ में है. तो इंटरनेशनल लॉ इज ए ट्रू लॉ सपोर्टेड बाय, यानी इसके जो समर्थक हैं वो स्टार्क हैं, ओपेनहाइम है, एडवर्ड कॉलिंस है, एच.एल.ए. हार्ट और ब्रायरली है. सेकंड ग्रुप क्या करता है, जो फर्स्ट ग्रुप के लोगों ने जो 5 आरोप लगाए हैं, जो इंटरनेशनल लॉ को क्रिटिसाइज किया है, उसी क्रिटिसाइज का, उसी आलोचना का ये ग्रुप खंडन करते हैं. तो आर्गुमेंट द टर्म लॉ इज नॉट लिमिटेड to the rules of conduct enacted by a sovereign authority, because in primitive societies there was no sovereign political authority but there were laws. यानी ये ग्रुप के लोग आर्गुमेंट करते हैं कि भाई देखिए, स्टेट लॉ को सुपीरियर अथॉरिटी के थ्रू बनाया गया था, जबकि इंटरनेशनल लॉ को सुपीरियर अथॉरिटी के थ्रू नहीं बनाया गया, जैसा कि आप आरोप लगाते हैं. इंटरनेशनल लॉ में भी सुपीरियर स्टेट है, सुपीरियर अथॉरिटी है, और वो सुपीरियर अथॉरिटी है खुद स्टेट है, और स्टेट ने ही इंटरनेशनल लॉ को रिकॉग्नाइज किया है, और स्टेट से बड़ा कोई सुपीरियर अथॉरिटी नहीं है. इसलिए इंटरनेशनल लॉ में भी सुपीरियर अथॉरिटी है. दूसरा लॉजिक, दूसरा आर्गुमेंट, प्रेजेंटली most of rules of international law are made through the treaties. Those rules are not made by sovereign authority, even then they are binding. यानी सॉवरेन अथॉरिटी के थ्रू कोई भी अगर लॉ बनाया गया है तो ऐसा नहीं है कि वो सारे रूल बाइंडिंग होते हैं. आर नॉट मेड बाय सॉवरेन अथॉरिटी, इवन देन दे आर बाइंडिंग. यानी सुपीरियर अथॉरिटी के थ्रू जो है कहा गया कोई भी स्टेटमेंट वो लॉ नहीं होता. जैसे अगर सुपीरियर अथॉरिटी ने किसी से अगर 1 गिलास पानी की डिमांड किया है, 1 गिलास पानी का ऑर्डर किया है, तो दिस इज नॉट ए लॉ. जैसा कि ऑस्टिन कहता है कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, यानी विधि संप्रभु का समादेश है, यानी सॉवरेन पर्सन ने जो आदेश दिया है वो लॉ है. तो उस पर ये कहते हैं कि सॉवरेन पर्सन के द्वारा कोई भी कमांड वो लॉ नहीं होता. अगर वो किसी से 1 गिलास पानी की डिमांड करता है तो दिस इज़ ए रिक्वेस्ट, दिस इज नॉट ए कमांड, और ये कमांड नहीं है, ये आदेश नहीं है, और वो लॉ नहीं है. तीसरा है, इन केस ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट स्टेट्स
do not deny the existence of international law, but they interpret international law in such a manner which justify their conduct. Austin's concept of law is not appropriate because it does not include the customary rules of law. यानी ऑस्टिन ना तो नेचुरल लॉ को मानता है और ना ही कस्टमरी लॉ को और ना ही मोरालिटी को मानता है. वो खुद कहता है कि कस्टमरी लॉ इज ए नॉट ए लॉ, नेचुरल लॉ इज ए नॉट ए लॉ एंड मोरालिटी एज ए नॉट ए लॉ. वो मोरालिटी को भी नहीं मानता. वो इसीलिए तो इंटरनेशनल लॉ को क्रिटिसाइज करता है कि इंटरनेशनल लॉ को किसी सुपीरियर अथॉरिटी के थ्रू बनाया नहीं गया है और इंटरनेशनल लॉ टोटल नेचुरल लॉ और कस्टमरी लॉ पर ही बेस है और हम ना तो कस्टमरी लॉ को मानते हैं और ना तो नेचुरल लॉ को मानते हैं. पांचवा है, इन मेनी इंटरनेशनल लॉ इन फोर्स इंटरनेशनल लॉ हैज बीन कंसिडर्ड एज ए लॉ इन ट्रू सेंस. यानी कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल लॉ हैज़ बीन कंसिडर्ड, उन्होंने कंसिडर कर दिया है कि ये इंटरनेशनल लॉ इज़ ए लॉ एज ए लॉ इन ट्रू सेंस. ये वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विधि वैसा ही विधि है जैसा कि राज्य विधि है. और जहाँ तक सैंक्शन की बात है कि इंटरनेशनल लॉ में सैंक्शन नहीं है, तो इस पर स्टार्क कहता है कि इंटरनेशनल लॉ में भी सैंक्शन है और वो सैंक्शन है जो है जब हम यूएनओ चार्टर को बनाया गया है जब से, तो यूएनओ चार्टर में भी सेक्शन 5 और सेक्शन 6 और चैप्टर 7 आर्टिकल 39 से लेकर के आर्टिकल 51 तक का प्रोविज़न है. वो जो है वो इंटरनेशनल लॉ का सैंक्शन ही है. सातवां, 6 सो फॉर द सैंक्शन आर इन कंसर्न इंटरनेशनल लॉ डज नॉट कंप्लीट लैक इट. यानी इंटरनेशनल लॉ में भी सैंक्शन है और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में सैंक्शन नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखा जाए तो 1991 का जो गल्फ क्राइसिस हुआ वो एक प्रकार का सैंक्शन ही था. 1994 में जो अफ़गानिस्तान पर अटैक हुआ वो भी एक प्रकार का सैंक्शन ही था. सातवां है, अल्थाउट द पावर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट इज़ नॉट इक्वलेंट टू म्यूनिसिपल कोर्ट, बट इवन देन द जजमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट इज़ बाइंडिंग ऑन पार्टीज टू स्वीट. यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका जो पावर है वो म्युनिसिपल लॉ के या स्टेट लॉ के जो कोर्ट के इक्विवेलेंट नहीं होता. कारण जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जजमेंट होता है वो केवल पक्षकारों तक ही बाइंडिंग होता है. अब जैसे हाई कोर्ट का इंडिया में देखिए, हाई कोर्ट का अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो हाई कोर्ट के अधीन जितने भी लोअर कोर्ट हैं उन पर वो डिसीज़न बाउंड हो जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने कोई अगर डिसीज़न दिया है, कोई गाइडलाइन दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन जितने भी हाई कोर्ट है उन पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न जो होता है वो बाइंडिंग होता है, उसको स्टे डिसीज कहा जाता है. लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जजमेंट होता है वो एज ए म्युनिसिपल लॉ के सिमिलर नहीं होता, वो इक्वलेंट नहीं होता, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो डिसीज़न होता है वो केवल पक्षकारों तक ही सीमित होता है, अदर पक्षकारों पर इसका डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता. द फाइनली वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन फ्रॉम द एबव आर्गुमेंट दैट इंटरनेशनल लॉ इज ए लॉ इन ट्रू सेंस, अल्थॉट इट इज़ ट्रू. As Stark has said, it is a weak law. In fact, international law seems to be a weak law when we compare it with municipal law. This comparison is not appropriate because the nature of both the laws are completely different. स्टार कहता है कि अगर इंटरनेशनल लॉ को हम म्युनिसिपल लॉ के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करें तो म्युनिसिपल लॉ के कंपेयर इंटरनेशनल लॉ वीक लॉ है. वो जो है कमज़ोर विधि है, दुर्बल विधि है. लेकिन फिर भी अगर हम किसी दुबले पतले इंसान को अगर देखते हैं
तो उसको हम इंसान ही कहेंगे, उसे कुछ और नहीं कहेंगे। तो इंटरनेशनल लॉ भी अगर वीक है, दुर्बल है, कमज़ोर है और इसका कंटिन्यू वायलेशन होता रहता है, तो वायलेशन होने मात्र से विधि पर कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ता, वो तब भी लॉ ही रहेगा। और इसीलिए अगर इंटरनेशनल लॉ अकॉर्डिंग स्टार्क अगर वीक है तब भी वो लॉ ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कि डिफिनेशन एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति, अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा और उसकी प्रकृति। तो बेटा इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो ये कॉमन क्वेश्चन आता है कि डिफाइन इंटरनेशनल लॉ एंड डिस्कस इट्स नेचर। तो आप ये सारे लिखेंगे। कभी कभी इस क्वेश्चन को ना पूछ करके आपको कंफ्यूज कर देगा, वो सीधा आर्गूमेंट पूछता है कि वेदर इंटरनेशनल लॉ इज ए ट्रू लॉ, आर यू एग्री, प्लीज़ एक्सप्लेन। तब भी आपको ऐसे ही लिखना है, दो ग्रुप बना करके, एक ग्रुप जो है इंटरनेशनल लॉ को क्रिटिसाइज करता है, दूसरा ग्रुप इंटरनेशनल लॉ को सपोर्ट करता है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा होगा तो फिर क्या करता है बेटा, कुछ फिलोसफर जूरिस्ट के जो हैं वो स्टेटमेंट पूछता है। जैसे इंटरनेशनल लॉ के विषय में ऑस्टिन का एक स्टेटमेंट है कि इंटरनेशनल लॉ इज ए नॉट ए लॉ, इट इज़ मोरल फोर्स। यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि कोई विधि नहीं है बल्कि एक नैतिक बल है। ऑस्टिन के इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। कभी कभी ऐसे पूछता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो वो हॉलैंड का है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ ए नॉट ए लॉ, सॉरी हॉलैंड कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ ए वैनिजिंग पॉइंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अकॉर्डिंग हॉलैंड, प्लीज़ एक्सप्लेन। यानी हॉलैंड कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज ए वैनिजिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अकॉर्डिंग हॉलैंड, प्लीज़ एक्सप्लेन। कभी कभी स्टार के स्टेटमेंट को पूछ लेता है कि इंटरनेशनल लॉ इज ए वीक लॉ, अकॉर्डिंग स्टार, प्लीज़ एक्सप्लेन। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। इस टॉपिक से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सैंक्शन इन इंटरनेशनल लॉ। बहुत ही पॉपुलर शॉर्ट नोट है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में सैंक्शन, अंतर्राष्ट्रीय विधि में सैंक्शन क्या है, व्हाट इज सैंक्शन इन इंटरनेशनल लॉ। तो इस 4-5 टाइप आपके लॉन्ग क्वेश्चन इससे बनते हैं बेटा। ये इस चैप्टर से नेचर, डिफिनेशन एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और दूसरा आपका होता है, इसमें दो ग्रुप आपको बनाने हैं। एक ग्रुप कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ ए नॉट ए लॉ, और दूसरा आपका ग्रुप कहता है इंटरनेशनल लॉ इज़ ए ट्रू लॉ। तो बेटा आज ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। थैंक यू।